गुड मॉर्निंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे हमने लास्ट डिस्कस किया था स्थिति विवरण क्या है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं और स्थिति विवरण के कार्य। आज हम पढ़ेंगे स्थिति विवरण का प्रारूप यानी कि फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, तो स्थिति विवरण के प्रारूप भी दो तरह के हैं, जिसमें पहला जो कि गैर निगमी संस्थाओं के लिए, ठीक है, गैर निगमी संस्था जैसे कि जो एकांकी व्यापार है फर्म की, उसमें क्या है, फर्म की स्थिति विवरण को कैसे क्षैतिज रूप यानी कि हॉरिजेंटल फॉर्म में बनाया जाता है। क्षैतिज रूप में यानी कि हॉरिजेंटल फॉर्म में बनाया जाता है। इसकी बाईं ओर और दायित्व पक्ष और दाईं ओर संपत्ति पक्ष होता है। बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड लायबिलिटीज़ होती हैं और राइट साइड्स एसेट्स होते हैं। ठीक है, इसे स्थायित्व एवं तरलता क्रम में बनाया जाता है। ठीक है, और दूसरा है हमारा निगमीय संस्थाओं के लिए, जो कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची 3 के अनुसार उद्रग या प्रतिवेदन यानी कि वर्टिकल और रिपोर्ट प्रारूप में बनाया जाता है। ठीक है, उद्रग या प्रतिवेदन प्रारूप में बनाया जाता है। इसमें समता एवं दायित्वों यानी कि जो इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ हैं उनको ऊपर की ओर और संपत्तियां हैं उन्हें यानी कि एसेट्स उनको नीचे की ओर दर्शाया जाता है। ठीक है, इसमें चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ साथ ही या जो गत वर्ष के आंकड़े होते हैं उनको भी दर्शाया जाता है। जैसे कि बैकग्राउंड में आपको दिख ही रहा है फॉर्म यानी कि जो प्रारूप है वित्तीय विवरण का, स्थिति विवरण का। तो इसमें सबसे पहले कंपनी का नाम, तारीख की तुलना पत्र, फिर विवरण, टिप्पणी संख्या, वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में यथास्थिति आंकड़े। नेक्स्ट कॉलम जो है पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत में यथास्थिति आंकड़े, जैसे आपको दिख ही रहा है। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं साम्य और दायित्व यानी कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा शेयर होल्डर्स फंड यानी कि शेयर धारकों की निधियाँ। शेयर धारकों की निधियों में भी क्या क्या है, शेयर पूंजी, ठीक है, यानी कि शेयर कैपिटल, आरक्षितियाँ और अधिशेष यानी कि रिजर्व्स एंड सरप्लस। नेक्स्ट है शेयर वारंटों के प्रति प्राप्त धन यानी कि मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। उसमें सेकंड है साम्य और दायित्व में ही आवंटन लंबित रहने के दौरान शेयर आवेदन धन, ठीक है, यानी कि शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड उसमें आता है हमारा गैर चालू दायित्व यानी कि नॉन करंट लायबिलिटीज। गैर चालू दायित्व में भी क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक तो दीर्घकालिक उधार यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, और अस्थगित कर दायित्व वो भी शुद्ध यानी कि नेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ नेट। फिर आता है अन्य दीर्घकालिक दायित्व यानी कि अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। और लास्ट है दीर्घकालीन आयोजन यानी कि लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। साम्य दायित्व में चौथा पॉइंट है हमारा चालू दायित्व यानी कि करंट लायबिलिटीज़। तो चालू दायित्व में भी क्या क्या आता है, पहला है अल्पकालिक उधार यानी कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। फिर है व्यापार देय यानी कि ट्रेड पेबल। नेक्स्ट है अन्य चालू दायित्व यानी कि अदर करंट लायबिलिटीज़। और लास्ट हमारा साम्य और इसी की चालू दायित्व में क्या है, अल्पकालीन आयोजन यानी कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन। उसके बाद हमने यहाँ पे टोटल कर दिया है योग्य, ठीक है, जैसे कि दिख रहा है आपको पीछे। अब हम लेंगे उसी में ही संपत्तियाँ, ठीक है, जो उसका दूसरा हिस्सा है, कंटिन्यू फॉर्म है ये। यहाँ टोटल कर दिया है हमने उसका, किसका, साम्य और दायित्व का। अब हम संपत्तियों पे आएंगे। संपत्तियाँ क्या क्या हैं, जिसमें सबसे पहले आएगा नॉन करेंट एसेट्स यानी कि गैर चालू संपत्तियाँ, ठीक है। गैर चालू संपत्तियों में भी क्या है, पहला है जो कि मैंने ए करके दिखाया हुआ है, जो है स्थायी संपत्तियाँ यानी कि फिक्स्ड एसेट्स। उनमें क्या क्या आता है भाई, मूर्त संपत्तियाँ यानी कि टेंजिबल एसेट्स, अमूर्त संपत्तियाँ यानी कि इनटेंजिबल एसेट्स।
फिर आता है चालू पूंजी संकर्ष यानी कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। और चौथा है विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ यानी कि इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ। फिर उसमें मैंने उसको गैर चालू निवेश यानी कि नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। फिर उसमें आता है अस्थगित कर संपत्तियाँ शुद्ध यानी कि डिफर्ड टैक्स एसेट्स नेट। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस यानी कि दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम, दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम। फिर है अन्य गैर चालू संपत्तियाँ यानी कि अदर नॉन करेंट एसेट्स। फिर अब होता है हमारा सेकंड शुरू होता है सेकंड पॉइंट यानी कि करंट एसेट्स यानी कि चालू संपत्तियाँ, जैसे कि दिख रहा है सेकंड करके मैंने 2 नंबर डाला हुआ है जिसमें सबसे पहले हम ए ले रहे हैं यानी कि जो है चालू निवेश, करंट इन्वेस्टमेंट्स। किस में है ये? चालू संपत्तियों की हम बात कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट जो है हमारा। फिर है इसमें सामान सूची यानी कि इन्वेंट्रीज। फिर है व्यापार क्रय यानी कि ट्रेड रिसीवेबल्स। फिर है नकद और नकद समतुल्य यानी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है, नकद और नकद समतुल्य। फिर है अल्पकालीन ऋण और अग्रिम यानी कि शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और सबसे लास्ट में है अन्य चालू संपत्ति यानी कि अदर करंट एसेट्स। और फिर यहाँ हमने टोटल कर दिया है लायबिलिटीज़, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ और एसेट्स की टोटल दोनों इक्वल होने चाहिए। अभी हम उस बैलेंस शीट को टैली मानेंगे। इसमें कुछ निर्देश भी दिए गए हैं बैलेंस शीट को यानी कि चिट्ठा बनाने के लिए कुछ निर्देश हैं जो कि इस तरह से हैं। सबसे पहला निर्देश जो दिया गया है, कंपनियों का जो चिट्ठा है वो हमेशा उद्रक या प्रतिवेदन यानी कि वर्टिकल और रिपोर्ट फॉर्म प्रारूप में ही बनाया जाता है, ठीक है। दूसरा, चिट्ठे में चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ ही पिछले वर्ष के आंकड़े भी दर्शाए जाते हैं। तीसरा, चिट्ठे में विभिन्न मदों यानी जो आइटम्स हैं उनके शीर्षक एवं उपशीर्षक, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स, शीर्षक एवं उपशीर्षक ही दर्शाए जाएंगे। मदों से संबंधित विवरण को चिट्ठे के नीचे नोट्स टू अकाउंट्स जो होते हैं, ठीक है, उनको उसमें दर्शाया जाएगा, ठीक है। मदों से संबंधित जो विवरण हैं चिट्ठे के उनको नोट्स टू अकाउंट में दर्शाया जाएगा। चौथा है लाभ हानि विवरण के डेबिट शेष को संचय एवं आधिक्य उपशीर्षक से घटाया जाएगा। इस प्रकार जो संचय एवं आधिक्य का शेष है ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि नेगेटिव भी हो सकता है। लास्ट हमारा है पुरानी अनुसूची 6 के अनुसार विविध व्यय शीर्षक के मद जैसे प्रारंभिक व्यय, फिर अभिगोपन कमीशन, अंशों एवं ऋण पत्रों के निर्गम पर बट्टा आदि को यानी जो डेप्रिसिएशन को अन्य चालू अथवा गैर चालू संपत्तियों के अंतर्गत दर्शाया जाएगा। यदि ऐसे व्ययों को 12 माह के भीतर अपलिखित किया जाए तो इन्हें चालू संपत्ति शीर्षक में, और यदि इन्हें 12 माह पश्चात अभिलिखित किया जाए तो गैर चालू संपत्ति शीर्षक में दर्शाया जाएगा।